हेलो एवरीवन। CGPSC 2023 प्रीलिम्स की जो परीक्षा थी 11 फरवरी 2024 को रखा गया था। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र सेट ए जो प्रश्न पूछे गए थे उनके संभावित उत्तरों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास सेट ए उपस्थित है और इस वीडियो में हम प्रश्न पत्र का सेट ए डिस्कस कर रहे हैं। पेपर की शुरुआत में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट के बारे में पूछा गया है कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और इस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में बताता है। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 112। आर्टिकल नंबर 112 में बजट के प्रावधान बताए गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। नास्तिक विचारधारा इनमें से बौद्ध दर्शन। बौद्ध एक नास्तिक विचारधारा से संबंधित धर्म है या दर्शन है। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति के से संबंधित कौन से कथन सही हैं। पहला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है वह राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष है और दूसरा स्टेटमेंट है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने हुए एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किसमें मापा जाता है। इसका यूनिट पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है डॉप्सन इकाई। नेक्स्ट है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इसका करेक्ट आंसर है 2012 से 17 तक। अगला प्रश्न पूछा गया है माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर उपस्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न पूछा है सराय के बारे में। मध्ययुगीन भारत में असल में ये हिंदी में देता तो बहुत लोग को आसानी से समझ में आ जाता। ये पूछा गया है सराय के बारे में। सराय क्या है। सराय होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे कोई यात्रीगण, व्यापारी या कोई भी जो व्यक्ति हैं, तीर्थयात्री हैं, वो वहाँ पर अस्थायी रूप से निवास कर सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। अगला प्रश्न है इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित उतरने में और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती था। यह करेक्ट स्टेटमेंट है। और अगला है प्रक्षेपास्त्र LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ये दोनों ही करेक्ट है। LVM-3 और इसका फोर्थ कह सकते हैं कि फोर्थ एडिशन था इस लॉन्च व्हीकल का। ठीक है, तो LVM-3 करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। ये दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो आंसर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालक्रम को इंगित करता है। सबसे पहले हुआ है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। सबसे पहले है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद में गांधी इरविन समझौता, उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव। ये करेक्ट सीक्वेंस है। अगला है ग्रेफाइट और हीरा मूलतः किस परमाणु से बने होते हैं। करेक्ट आंसर है कार्बन। अगला है कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला स्टेटमेंट है प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है और दूसरा है ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी विस्फोट के बिना संपीड़न झेलने की ईंधन की क्षमता उतनी अधिक होती है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है शिवालिक। नेक्स्ट है इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्सपोसेट के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है यह चरम स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न
गतियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलैरिमेट्री मिशन है। दूसरा है अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली सतह में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है स्कर्वी एक बीमारी है जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। करेक्ट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। पहला स्टेटमेंट है इसका गठन 1885 में हुआ था और दूसरा स्टेटमेंट है व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला है फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, भारत की पहली महिला किस पोस्ट पर थी? इसका करेक्ट आंसर है यह भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट जज थी। अगला प्रश्न है एनआई या नेशनल इनकम का करेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है और इसका करेक्ट फॉर्मूला है नेशनल इनकम बराबर बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। नेक्स्ट है जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? करेक्ट आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1942। अगला प्रश्न है जैन दर्शन, इनके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है जैन दर्शन 2 मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला है अनेकांतवाद और दूसरा है स्यादवाद। दूसरा स्टेटमेंट है अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है इन कथनों पर विचार कीजिए और सही स्टेटमेंट चूज कीजिए। पहला स्टेटमेंट है पृथ्वी की सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है, ये गलत है। सेकंड है बादल और गैसें आने वाले विकिरण का लगभग 1/4 प्रतिबिंबित करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यह भी गलत है। करेक्ट है आपका ऑप्शन सी, न तो 1 न ही 2, दोनों ही सही नहीं है। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर है गिवन ऑप्शंस में से कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कथनों पर विचार कीजिए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। पहला है पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन या मुक्त तैरने वाले शैवाल की उपस्थिति में वृद्धि कर देता है, जिसको शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। और दूसरा है शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली की मृत्यु दर का कारण बनता है। इसमें दोनों ही सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ही सही हैं। अगला है संगम, सालु व तुलु किससे संबंधित हैं? ये तीनों ही विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। अगला है भौतिकी में नोबेल 2023 किस चीज़ के लिए दिया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑटोसेकंड कंपन उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है CISF में महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहला महिला अधिकारी कौन है? करेक्ट आंसर है नैना सिंह। नेक्स्ट है भारतीय रेगिस्तान के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के किनारे स्थित है। दूसरा है 150 mm से कम बारिश होती है। तीसरा है लूनी प्रमुख नदी है। ये तीनों ही करेक्ट हैं। अगला है कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेशर शैली का उदाहरण है? मंदिर वास्तुकला की मुख्य रूप से 3 शैलियाँ भारत में प्रचलित हैं। एक है नागर शैली, एक है वेशर शैली और एक है द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, उत्तर भारत में नागर शैली और जो मध्य भारत है वहाँ पर बेसर शैली प्रचलित है। पर सभी मंदिर मध्य भारत में सभी मंदिर बेसर शैली से बने हों ये ज़रूरी नहीं है। और
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही मंदिर बेसर शैली के उदाहरण नहीं हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, कहाँ पर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। अगला है, पठारी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला है, यह नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियों तक विस्तारित हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला है, एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर ओपन एआई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है महाराजा। अगला है, संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है। दूसरा है, भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सकारात्मक सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला है, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किसे हाल ही में जोड़ा गया है जो कि संगीत से संबंधित है? ग्वालियर जो है वो संगीत से संबंधित है, और कोझिकोड को भी जोड़ा गया था जो कि आपका म्यूजिक, आपका लिटरेचर से संबंधित है। ठीक है, तो ग्वालियर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षतः भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन आता है, यह गलत है। और सेकंड है, सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। यहाँ पे करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट, तो ऑप्शन बी सही है। अगला है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है रोडियम। अगला है, किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दूध बढ़ाने के लिए किया जाता है और साथ ही फलों का आकार बढ़ाने के लिए, फल सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑक्सीटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? करेक्ट है दामोदर नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के नोबेल के बारे में। अर्थशास्त्र का नोबेल किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के बारे में। पहला स्टेटमेंट है, द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। सेकंड है, इसे पहले लकाडीव, मिनिकॉय या अमीनदेव के नाम से भी जाना जाता था। अगला स्टेटमेंट है, कोरोमंडल तट के निकट स्थित है। इसमें से शुरू के 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यह कोरोमंडल तट के निकट नहीं है, यह मालाबार तट के निकट है। ठीक है, मतलब यह केरल से पास पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं और स्टेटमेंट 3 गलत है। अगला है, बौद्ध दर्शन के बारे में। बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से मिलता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। ये स्टेटमेंट अभी कुछ जगहों पे इसको करेक्ट माना गया है, कुछ लोग इसको गलत मान रहे हैं। मतलब इसका आंसर या तो स्टेटमेंट 1 ओनली होगा या स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों हो सकता है। इस क्वेश्चन को अभी आप होल्ड पे रख सकते हैं, ठीक है, या कि कोई और ऑथेंटिक सोर्स में अगर ये स्टेटमेंट दिया गया हो इसको आप सही मान सकते हैं। लेकिन फिलहाल सेकंड स्टेटमेंट को भी आप होल्ड पे रख सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए या ऑप्शन सी दोनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट है, नाम मात्र जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी किसको कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है, जब जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है,
किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है गरबा के बारे में। गरबा जिसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। अगला है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, इसका करेक्ट रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? करेक्ट है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1949 को आंशिक तौर पे लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में। नेक्स्ट है देवप्रयाग अलकनंदा और किस नदी के मिलने से के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? पहला है अलकनंदा, दूसरा कौन सी नदी है? भागीरथी। अगला क्वेश्चन है मध्य भारत की मीनारों के बारे में चर्चा कीजिए और इनमें से दो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है बताना है। पहला है 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची मीनार है जो 5 मंजिलों में विभाजित है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो 180 फीट दिया गया है असल में ये 235 से 40 फीट के बीच में है। और सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार। ये 4 मीनार नहीं है, 4 मीनार अलग है, ये चांद मीनार की बात हो रही है। चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इसके बारे में सर्च करने पे यह 63-64 मीटर की ऊंचाई इसमें बताई जा रही है, जो कि लगभग 205 से 210 फीट के बीच में है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक गलत है, स्टेटमेंट एक गलत है और स्टेटमेंट 2 ठीक है। ठीक है, तो अभी भी हम चाहें तो इसको अगर होल्ड पे रखेंगे तो हमारा जो पॉसिबल आंसर है वो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से ही होगा। अगर बाई चांस ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे किसी वजह से गलत लिया जाता है या गलत माना जाता है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अभी हम मान के चल रहे हैं कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। चांद मीनार 210 फीट ऊंचा है और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसके बारे में फॉर्मूला पूछा गया है। इसका करेक्ट फॉर्मूला है आपका स्टेटमेंट ऑप्शन ए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट्स। इसको अगर पर्सनल इनकम से घटा देंगे तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार इस वीडियो में हम इंडियन जीएस के 50 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जो बचे हुए 50 प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन पे अपना डाउट रेज किया है। ठीक है, इन दोनों का क्लैरिफिकेशन जैसे ही मुझे प्राप्त होगा मैं आपको किसी वीडियो के माध्यम से या फिर आपको एक पोस्ट के माध्यम से या किसी कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा या इसके ऑथेंटिक सोर्स के बारे में आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो इन 2 प्रश्नों के ऊपर हमको थोड़ा सा डाउट है और एग्जैक्ट या ऑथेंटिक सोर्स से हम इसको क्लियर कर लेंगे। बाकी 48 क्वेश्चन के आंसर जो भी मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेस हो सकते थे वहाँ से इनको टैली कर लिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको छत्तीसगढ़ के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके ऊपर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।